नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं सेकेंड ओडीआई के बारे में जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था। जब हम फर्स्ट ओडीआई में जब हम बात कर रहे थे कि कुछ बल्लेबाजी क्रम में चेंजेस किए गए, नए प्लेयर को मौका दिया गया और कुछ प्लेयर के फर्स्ट ओडीआई के एनालिसिस पे लगा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसी में ईशान किशन भी थे जो ओपनिंग करने आए थे। बॉलिंग तो एक नंबर हुआ कि स्पिनर ने ब्रेक थ्रू दिलाया और फास्ट बॉलर ने भी ब्रेक थ्रू दिलाया। और मैंने कहा भी था कि जब कुछ प्लेयर ठीक होकर के आएंगे तो कुछ प्लेयर को बाहर भी किया जाएगा। वही हमें सेकेंड ओडीआई में देखने को मिला कि जब सेकेंड ओडीआई में केएल राहुल लौट के आए तो ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही थी और रन नहीं बन रहे थे शुरुआती के पावर प्ले ओवर में। वही हमें देखने को मिला। लेकिन इस सेकेंड ओडीआई में पूरी की पूरी जीत की जो जिम्मेदारी है बॉलरों को देना ही पड़ेगा कि किस तरह से रोहित शर्मा ने बॉलर को यूज किया और कब यूज किया कि बॉलर ने उस ब्रेक थ्रू रेगुलर इंटरवल पे विकेट लेते रहे और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज को इतना परेशानी में डाल दिया कि भारतीय टीम ने इस मैच को 44 रन से अपने नाम कर लिया। अब बात करते हैं मैच के बारे में कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई थी तो भारतीय टीम 237 रन बना ही पाई थी 9 विकेट खो करके, जिसमें जब रोहित शर्मा 5 रन बना करके जब आउट हो गए, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि अगर भारतीय टीम की ओपनिंग बल्लेबाजी अगर अच्छी चलती है तो रन का अंबार लग जाता है। लेकिन जब सेकेंड मैच में रोहित शर्मा आउट होकर के चले गए तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही थी। वही हुआ भी इस बार। ईशान किशन को बाहर किया गया तो पंत को ओपनिंग के तौर पे लाया गया। पंत ने ज़रूर अच्छा ट्राई करने का प्रयास किया, वो 18 रन बना करके चलते बने। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोहली बल्लेबाजी क्रम में स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले मैच में भी वो 8 ही रन बना पाए थे। जब वो इस बार बल्लेबाजी करने आया तो कोहली 18 रन बना करके वो भी सस्ते में चलते बने। कि जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम एकदम स्ट्रगल कर रही थी, शुरुआती 3 विकेट एकदम जल्दी जल्दी गिर गए, तो जो केएल राहुल ने कमबैक किया था उन्हें इस बार निचले क्रम में चौथे डाउन में उन्हें मौका दिया गया और उन्होंने सूर्या के साथ मिलकर के ओपनिंग एक अच्छी साझेदारी निभाई। और केएल राहुल बदकिस्मती से 2 रन लेने के चक्कर में वो 49 रन पे रन आउट हो गए और सूर्या ने किसी तरह 64 रन बनाया और भारतीय टीम की इस केएल राहुल और सूर्या की बैटिंग के बदौलत किसी तरह 237 रन बनाने में सफल रहे। लेकिन इस क्रम में वेस्ट इंडीज के बॉलरों को भी और उसकी फील्डिंग को भी दाद देना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज के जो बॉलर थे उन्होंने शानदार बॉलिंग किया कि भारतीय टीम के कमजोरी को पकड़ा और विकेट लगातार गिरते रहे। उसी प्रकार जोसेफ ने 2 विकेट लिया, स्मिथ ने भी 2 विकेट लिया, होल्डर, एलन, अकिल ने 1-1 विकेट लिया और रोच ने भी 1 विकेट लिया। अब भारतीय टीम के कमर को ओपनिंग से ही तोड़ दिया, बांध के रख दिया कि जब ओपनिंग बल्लेबाजी क्रम धाराशाही होगी तो मिडिल ऑर्डर पे दबाव आएगा। और वही हुआ भी कि मिडिल ऑर्डर पे जब शुरुआती 3 बल्लेबाज आउट हो गए तो बीच में जो मिडिल ऑर्डर था उस पर दबाव आया और किसी तरह वो पार्टनरशिप बनाई, ताकि जब पार्टनरशिप बनता है तो लोअर ऑर्डर को सिर्फ उस स्कोर को जितना बढ़ाया जा सके उस स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। वही हमें देखने को भी मिला। इसी क्रम में जब भारतीय टीम ने 237 रन बनाया 9 विकेट के खोने पर, तो हमने पहले वनडे के एनालिसिस में बताया था कि वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग लाइनअप है और जो उनका खेलने का अंदाज है वो T20 की तरह ही दिखता है। वो वनडे की तरह एकदम ही नहीं खेल रहे हैं। अब वो जब बैटिंग करने आए तो उनकी बैटिंग लाइनअप इस तरह से कोलैप्स कर गई कि शाई होप जो ओपनिंग बल्लेबाजी थी, शाई होप 27 रन बनाए, किंग ने 18 रन बनाया
अगर आपकी ओपनिंग बल्लेबाजी नहीं चलती है तो निचले क्रम पे इतना प्रेशर आ जाता है कि वो उस प्रेशर में अपना विकेट भी दे देते हैं और कभी कभी बल्लेबाज चल भी जाते हैं। वही हुआ भी कि ब्रुक्स ने 44 और अकील ने 34 बनाया कि किसी तरह मैच को लास्ट में जा करके, विकेट तो रेगुलर इंटरवल पे गिर ही रहे थे, लेकिन किसी तरह मैच को लास्ट में लो स्कोरिंग मैच में अगर लास्ट में विकेट रहेगा तो मैच को अपने नाम किया जा सकता है। लेकिन भारतीय बॉलरों ने ऐसा होने नहीं दिया कि रोहित शर्मा ने बॉलरों को इस तरह इस्तेमाल किया कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट ले लिए और शार्दुल ठाकर ने एन वक्त पे 2 विकेट भी लिया। सिराज ने 1, चहल ने 1 और हुड्डा ने 1 और सुंदर ने 1 विकेट लिया। और इसी तरह रोहित शर्मा बॉलरों को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अगले प्लेयर के विकेट जब गिरते रहता है तो उन पे प्रेशर आ जाता है और उस प्रेशर में वो रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट दे करके चलते बनते हैं। और वही हुआ भी कि जब वो रन बनाने के प्रेशर में आ गया, विकेट जब गिर रहा था तो भारतीय टीम ने उसी का फ़ायदा उठाया और जो वेस्ट इंडीज़ की टीम को 44 रन से मात देने में वो सफल हो पाई। और इस प्रकार से भारतीय टीम ने इस फर्स्ट ओडीआई और सेकेंड ओडीआई में जो बल्लेबाजी देखने को मिली वो एकदम ऑन एन एवरेज थी, लेकिन जो बॉलिंग हमें जो देखने को मिली वो टॉप ग्रेड थी कि दोनों मैच में बॉलरों ने ही कमबैक कराया। क्योंकि बल्लेबाजी क्रम में हमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ पे भी जब रोहित शर्मा आउट होके चले गए तो बाकी बल्लेबाज फिर कोलैप्स कर गए। यहाँ पे भी जब रोहित शर्मा आउट होके चले गए तो नीचे ला डाउन कोलैप्स कर गया। इसी प्रकार बल्लेबाजी क्रम में ज़रूर भारतीय टीम को फोकस करना ही पड़ेगा। जब आप वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हो, T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हो, आप नया ओपनिंग पार्टनरशिप व बॉलिंग कम्बिनेशन खोज रहे हो तो आपको इस सब पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए, भारतीय टीम इस मैच को जीत गई और 2-0 की शानदार लीड ले ली है और सीरीज भी एक तरह से जीत ही लिया है। वो अगले मैच में जो 11 को होगा तो 3-0 का क्लीन स्वेप करना चाहेगी और शानदार ढंग से इस सीरीज का वनडे सीरीज का समापन करना चाहेगी। चलिए, अब तक तो रोहित शर्मा की कप्तानी में हमें जिस तरह से वो कैप्टेंसी कर रहे हैं, बॉलरों को यूज कर रहे हैं, वो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि रोहित शर्मा बॉलरों का अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा के लिए एक ज़रूर खतरे की घंटी रहेगी कि उनकी बल्लेबाजी क्रम अभी भी बहुत ही वीक दिख रही है, कोलैप्स कर जाती है। उस पर उन्हें काम ज़रूर करना ही पड़ेगा। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।